जजमेंट कैसे तैयार होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे जजमेंट बनाया जाता है, कैसे जजमेंट को पढ़ के सुनाया जाता है, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 27 के अंदर। तो सीख लेते हैं सीआरपीसी सेक्शन 353 से लेकर 354 तक। देखिए भाई क्या कहता है, अगर कल को आप भी जज बनते हो, बनते क्या, आप भी जज बनो। मेरी दुआ है, भगवान से प्रार्थना है कि कल को आप भी जज बनो, जज बनने के बाद आप भी जजमेंट लिखो। जजमेंट लिखने का मतलब है कि आपने भी एक इतिहास लिख दिया है, क्योंकि उस इतिहास को सालों साल तक अब पढ़ा जाएगा, उस जजमेंट को अब आगे तक पढ़ा जाएगा। तो आप भी ऐसा इतिहास लिखो, जजमेंट लिखो, लेकिन उससे पहले ये सीख लो कि जजमेंट लिखी कैसे जाती है, कैसे उसको सुनाया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई ये बता रखा आपका 353 के अंदर कि जजमेंट कैसे सुनाया जाता है। और अगर कल को जज बन जाओ तो फिर मेरे को मत भूल जाना, वो मिठाई वाला बस अपनी यही गुरु दक्षिणा। देखिए भाई क्या कहता है, 8 तरीके बात बताता है। पहली बात ये बताता है कि जजमेंट सुनाएगा कौन। तो भाई प्रारंभिक अधिकारिता रखने वाले प्रत्येक क्रिमिनल कोर्ट का जो हेड मजिस्ट्रेट होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा, वो क्या करेगा, वो खुली कोर्ट के अंदर जजमेंट को सुनाएगा। अब सुनाएगा कब, तो जैसे ही ट्रायल खत्म होता है उसके तुरंत बाद या फिर कुछ समय के बाद सुनाएगा। और सुनाएगा किसको, तो उन पार्टियों को जिनका वो मामला चल रहा है उनको सुनाएगा, है ना। अब जज साहब का कोई घर का मामला थोड़ी है। तो इस सेक्शन के अंदर एक बात कह रखी है, लेकिन मैंने आपको 3 तरह की बात बताई है। पहली बात तो सुनाएगा कौन, तो उस कोर्ट का, उस क्रिमिनल कोर्ट का जो हेड मजिस्ट्रेट होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा, वो खुले कोर्ट के अंदर सुनाएगा। कब सुनाएगा, जैसे ही ट्रायल खत्म होता है। किसको सुनाएगा, उन पार्टियों को सुनाएगा। और अगर वो हाजिर नहीं है तो उनको फिर सूचना दे दी जाएगी कि भाई आप उस टाइम पे आ जाना, उस टाइम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसी सेक्शन के अंदर एक बात और बता दी कि कैसे सुनाएगा। तो भाई कैसे सुनाएगा, तो ए पॉइंट में ये बता दिया कि या तो वो जजमेंट इन दोनों पार्टियों को दे देगा कि एक तू ले ले भाई, एक तू ले ले, लाइक जैसे जैसे जजमेंट है, ठीक है, एक इसको दे दे, ले भाई सब प्रोसिक्यूशन, ओ भाई अक्यूज, एक तू ले ले और एक तू ले ले, अपना पढ़ लो अपना, ठीक है। या तो ऐसे सुनाएगा या फिर खुद पढ़ के सुना देगा। बी पॉइंट के अंदर कि खुद पढ़ के सुना रहा, भाई सभी साइलेंस हो जाओ, कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि एक्यूज को 5 साल की सजा और 5,000 रुपए का फाइन लगाती है। क्यों लगाती है, उन अपने कारणों को भी बता देगा, यानी कि जजमेंट को पढ़ के सुना दिया जाएगा। तीसरी बात कि अगर वहीं पे एक्यूज और उसके प्लीडर को उस जजमेंट की जो भाषा है वो पल्ले नहीं पड़ रही, उनके इधर से सुन रहे, इधर से जा रही, ऊपर से जा रही, सीधी सी बात ये है, उनको पल्ले नहीं पड़ रही, तब ऐसे मजिस्ट्रेट साहब पूरी जो जजमेंट है वो तो उनको नहीं समझाएंगे, लेकिन उसका जो अहम हिस्सा है वो उनको समझा दिया जाएगा, ताकि वो समझ जाए, उनको बात पल्ले पड़ जाए। लाइक मान के चलो, खैर ये तो कोई छोटी जजमेंट है, कोई 50 पेज की जजमेंट बन गई और ऐसे में प्लेटर ने कह दिया जी अपने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई पूरी की पूरी जजमेंट पढ़ के सुनाना और फिर समझाना तो थोड़ा मुश्किल काम हो गया। ऐसे में जो उसका अहम हिस्सा है, मान के चलो अहम यही है कि भाई सिर्फ इतना समझ ले प्लीडर जी कि तुम्हारा ये जो क्लाइंट है, जो एक्यूज है, इसको कोर्ट 5 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा रही, क्यों लगा रही है वो रीजन भी उसको समझा दिया जाएगा। तो सिर्फ इतना समझ ले तो बाकी तो ये ले ले और जाकर ट्रांसलेट बाहर करवा लेना, तो अहम हिस्सा उसको समझा दिया जाएगा। तो पहली बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। 4 तरह की बात, 6 तरह की बात मैंने आपको बता दी। कौन सुनाएगा, हेड मजिस्ट्रेट खुले कोर्ट के अंदर। कब सुनाएगा, ट्रायल खत्म होने के बाद में। किसको सुनाएगा, पार्टियों को सुनाएगा, उनको दे देगा या पढ़ के सुनाएगा, और अगर पढ़ने के बाद भी समझ में आया तो उनको थोड़ा सा समझा भी दिया जाएगा। दूसरी बात इसी सेक्शन के अंदर जोड़ दी पहले पॉइंट के साथ में कि जहां पे मजिस्ट्रेट साहब ऐसी जजमेंट देते हैं, दोनों को एक एक जजमेंट देते हैं, तो वो ओरिजिनल वाली थोड़ी, उसको पहले टाइप करवा लेंगे, उसको मशीन से टाइप करवा लेंगे। वो जो बैठे रहते हैं ना तगड़ तगड़ तगड़, उनसे उसकी एक एक कॉपी टाइप करवा लेंगे और उस कॉपी के ऊपर फिर अपने साइन और डेट मेंशन कर देंगे। जिस दिन वो फैसला सुना रहे हैं उस दिन की डेट और अपने साइन लगा के एक कॉपी उसको दे दिया, एक कॉपी उसको दे दिया। लेकिन अगर वहीं पे पढ़ के सुना रहे हैं और समझा रहे हैं, तब तीसरी बात लिख दी। अगर पढ़ के सुना रहे हैं यानी कि वो जजमेंट, और उसको समझा रहे हैं, तब उसको सुनाने के बाद फिर उस जजमेंट के ऊपर अपने साइन और डेट ऐसे मेंशन कर दी जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे वही जजमेंट उन्होंने खुद नहीं लिखी हो, तो यानी कि हमने पहले वाले सेक्शन में सीखा था ना कि मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने बता दिया कि भाई मैं खुद नहीं लिख सकता, अपने कारणों को बताते हुए मैं इस ऑफिसर से अपनी जजमेंट लिखवा रहा हूं, तो अगर किसी और से लिखवाइए तब प्रत्येक पेज पे अपने साइन और फिर वो डेट जिस दिन वो जजमेंट सुनाई गई है वो मेंशन कर दी जाएगी। यहां तक बात पल्ले पड़ गई होगी। चौथी बात इस सेक्शन के अंदर ये बता दी, यहां लिख देता हूं, वहां खिचड़ी मच जाएगी, कि जहां पे सी के तहत में समझाया जाता है वहां पे दोनों पार्टियों को क्या कर दिया जाएगा, एक एक जजमेंट की कॉपी फ्री में दे दी जाएगी कि एक तू ले ले और एक तू ले ले, फ्री में दे दी जाएगी। तो चारों की चारों बातें आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होंगी। पांचवी बात कि भाई अगर एक्यूज हाजिर नहीं है, कहां पे गया हुआ है,
एक्यूज को कोर्ट ने जमानत दी ही नहीं, इसलिए कस्टडी में रखा हुआ है, किसी जेल के अंदर उसको बंद करवा रखा है। तो फिर उसको भी बुलाया जाएगा कि एक्यूज को भी लेके आओ भाई, जिसको ऐसे कस्टडी में रखा गया था, कोर्ट ने उसको जमानत तो दी नहीं, तब उसको लाया जाएगा और फिर उसको भी सुनाया जाएगा। इससे अगली बात एक और बता दी कि अगर वहीं पे एक्यूज को जमानत पे छोड़ा गया हो तो, जैसे ऐसा मामला, ऐसे ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के दौरान एक्यूज ने जमानत ले ली कोर्ट से, कोर्ट ने उसको जमानत दे भी दी, और जिस दिन कोर्ट फैसला सुना रही है अब उस दिन तो उसको तो हाजिर करना पड़ेगा, और उसको कोर्ट ने जमानत पे छोड़ रखा है, तो फिर उसको कहेंगे भाई लाओ, अब उसको भी लेके आओ, उसको बुलाओ, तो फिर उसको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे एक्यूज को व्यक्तिगत हाजिरी से अगर छूट दे रखी है कि भी तेरा आना जरूरी नहीं है, लाइक हमने सीखा था ना सीआरपीसी सेक्शन 205 और 206 के अंदर, कि जब छोटे मोटे अपराध का मामला होता है या फिर जहां पे जुर्माने की सजा दी जाती है, तब वहां पे एक्यूज को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी जाती है कि कोई ना, तुम्हारा आना इतना जरूरी नहीं, तुम्हारे प्लीडर के माध्यम से भी कार्रवाई चला लेंगे। तब ऐसे में कोर्ट अगर छोटा मोटा अपराध है जिसमें जुर्माना है या फिर उसको एक्विटल कर रहे हैं, अगर उसको एक्विटल कर रहे हैं तब तो उसका आना जरूरी नहीं है, तब तो ऐसे ही फैसला सुना देंगे, यानी कि सभी को सुना दिया जाएगा। लेकिन अगर उस जमानत पे था तब उसको बुला लिया जाएगा, और अगर व्यक्तिगत हाजिरी उसकी जरूरी नहीं थी तब ऐसे ही उसके बिना भी ऐसे जजमेंट को सुना दिया जाएगा खुली कोर्ट के अंदर। और जहां पे एक्विटल कर रहे हैं वहां पे तो उसका आना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि तब तो जजमेंट उनको सुनानी है ना, जिस प्रोसिक्यूशन को, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, अब उसको तो एक्विटल कर रही है, वो तो बाइज्जत रिहा हो गया। लेकिन अब उनको सुनाना है ना कि उनके दिल पे नमक छिड़कना है कि कोर्ट उसको बाइज्जत बरी क्यों कर रही है, तो उनके बात समझ में आनी चाहिए उस सिचुएशन के अंदर। तो 6 पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आया होगा। लेकिन अगर वहीं पे एक्यूज एक है या एक से ज्यादा है, इसी के अंदर बता दी 6 पॉइंट के अंदर, एक या एक से ज्यादा है, और कोर्ट को यह लगता है कि अगर उनको बुलाया तो भाई कोई ना कोई विघ्न पैदा हो सकता है, थोड़ा रिस्क है, तो ऐसे में ना एक को बुलाएंगे ना सभी को बुलाएंगे, या फिर जितना कोर्ट को सही लगे उतना बुला सकते हैं, फिर ना भी बुला सकते हैं। तो उनकी गैर हाजिरी में भी कोर्ट क्या कर सकता है, वो फैसला सुना सकता है, यानी कि वो जजमेंट सभी को सुना सकता है खुली कोर्ट के अंदर। कब? जब एक से ज्यादा एक्यूज हो, या एक हो या एक से ज्यादा एक्यूज, और कोर्ट को लग रहा है कि उनमें से एक या एक से ज्यादा लोग अगर बुलाए तो विघ्न डाल देंगे, तो ऐसे में उनके बिना बुलाई कोर्ट क्या कर देगी, फैसला सुना देगी खुली कोर्ट में। तो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। इससे अगली बात इस सेक्शन के अंदर ये बता दी कि अगर वहीं पे कोर्ट क्या कर रही है, फैसला सुना रही है, और फैसला किनको सुनाती है कोर्ट, पार्टियों को सुनाती है, वहां पे उन दोनों में से कोई एक हाजिर नहीं है या दोनों हाजिर नहीं है पार्टियों में से, और कोर्ट को ये सूचना भी देनी थी कि हम उस दिन क्या करेंगे, उस दिन हम फैसला सुनाएंगे, और कोर्ट से भी गलती होगी, कोर्ट ने भी नहीं बता पाई, कोर्ट भी ये सूचना नहीं दे पाई कि हम उस दिन फैसला सुनाएंगे, तो अब इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो जो जजमेंट है वो मान्य नहीं होगी, उस जजमेंट को माना जाएगा जी, भले ही वो लोग हाजिर ना हो, या फिर कोर्ट से भी गलती हो गई हो सूचना देने में। ऐसी कोर्ट सूचना देती है कि भाई उस दिन हम क्या करेंगे, उस तारीख को इस मामले का हम फैसला सुनाएंगे, तो आप सभी लोग हाजिर हो जाना। कोर्ट भी ये बताना भूल गई और या उनमें से कोई हाजिर नहीं है, तब यह नहीं माना जाएगा कि हमारी गैर हाजिरी में फैसला सुना दिया तो हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, हम ऊपर वाले में अपील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो मानी जाएगी, वो जजमेंट जो है वो मान्य होगी। तभी तो कह दिया था मैंने आपको पहले ही, वो इतिहास है भाई, और दुआ है कि वो इतिहास आप भी रचो, ठीक है। आपने भी अगर एक बार जजमेंट लिख दी तो वो इतिहास रच दिया, वो आपका सालों साल तक पढ़ा जाएगा। अब मेरे जैसे जैसे जजमेंट थी, अब हम जैसे आप जैसे को पढ़ा रहे हैं, आपकी लिखी जजमेंट फिर आगे कोई पढ़ाएगा, कोई और टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो इतिहास रच दो, मौका है अभी, ये मेहनत का मौका है, मेहनत से मत चूको, मेहनत कंटिन्यू करते रहो। फॉर्मूला नंबर 47 गीता का एक फॉर्मूला है, गीता के अंदर लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 47, और ऐसे कहते हैं जिसको 47 फॉर्मूला समझ में आ गया वो कामयाब हो गया। अब 47 क्या कहता है, 47 फॉर्मूला ये कहता है कि काम करो फल की इच्छा मत करो। तो भाई अपना मेहनत करते चलो, फल की इच्छा मत करो, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। और फॉर्मूला नंबर 47 हमेशा याद में रखो, ठीक है। तो मेहनत करते चलो भाई, एक दिन बनोगे, जरूर बनोगे, और ऐसे ही जजमेंट लिखोगे तो वो जजमेंट मान्य होगी। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताना भाई, कोई भी डाउट हो देखो, ठीक है। कई स्टूडेंट कह देते हैं कि आप ये लाइन है ना बार बार बोलते रहते हैं, भाई वो आदत बनी हुई है, लेकिन इंटेंशन यही है कि अगर आपका कोई डाउट हो तो बेझिझक बता दो, पर्सनली बताना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, डाउट क्लियर करने का काम मेरा है। इससे अगली बात ये बता दें कि इस सेक्शन की कोई बात सीआरपीसी सेक्शन 465 को लिमिट नहीं करेगी, वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, तो कोई 36 का आंकड़ा नहीं है इसके साथ में इसका।
तो ये सेक्शन आपका क्लियर हुआ या नहीं है मेरे को जरूर बताएं। और इसी तरह अगर आप एविडेंस एक्ट सीखना चाहते हैं तो नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, फिर कोई और एक्ट अगर आप सीखना चाहते हैं जैसे रिलीफ हो गया, सभी जुडिशरी से रिलेटेड आपके सभी, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। तो सीखते हैं 354 लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। अब जजमेंट बनेगी कैसे भाई, अब जजमेंट लिखना सीख लो, जजमेंट कैसे लिखी जाएगी, उसके अंदर भाषा कौन सी होगी, क्या कंटेंट लिखा जाएगा, तो ये सारी चीज इसके अंदर बताई गई। कुल 6 तरह की बात बता दी। आहा मजा आता है सीआरपीसी पढ़ाने में, और आई थिंक आपको भी मजा आ रहा होगा पढ़ने में। आईपीसी का भी एक अपना मजा है, एविडेंस का भी अपना एक मजा है, और सीआरपीसी का भी अपना एक मजा है। जब सीआरपीसी कराते हैं तो जज वाली फीलिंग आती है ना, और आईपीसी जब कराते हैं तब क्रिमिनल वाली फीलिंग आती थी कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो फिर मेरे को भी 6 महीने की जेल हो जाएगी, 2 साल की जेल हो जाएगी। यहाँ ये करा रहा हूँ तो जज वाली फीलिंग आती है। और जब एविडेंस करवाते हैं तब विटनेस वाली फीलिंग आती है कि मैं भी एक विटनेस हूँ, मेरे भी एविडेंस माने जा रहे हैं। तो सब सब्जेक्ट का अपना अपना एक अलग फीलिंग है। तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी जरूर बता दिया करो भाई। देखो 6 तरह की बात कह दी। पहली बात ये कह दी कि अगर कोई बात स्पष्ट रूप से लिख रखी है, उसके सिवाय जितने भी जजमेंट 353 के अंदर जो क्रिमिनल कोर्ट ऐसे सुनाएगी बनाएगी, उनकी जो लैंग्वेज होगी वो वही लैंग्वेज होगी जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट हमको सीआरपीसी सेक्शन 272 के अंदर बताएगी कि कोर्ट जी आपको जो जजमेंट लिखनी है वो हिंदी भाषा में लिखनी है, इंग्लिश भाषा में लिखनी है। ठीक है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो जो स्टेट है उनकी जो लैंग्वेज है उनके हिसाब से हर स्टेट में प्रोवाइड हो जाएगी, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। तो ऐसे जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उसी हिसाब से फिर वो अपनी भाषा चूज करती है कोर्ट, और उसी भाषा के अंदर कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट लिखेगी। तो कल को अगर आप भी जजमेंट लिख रहे हो तो आप जैसे मान के चलो गुजरात में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, जिसमें स्टेट में हो, तो उस स्टेट की जो लैंग्वेज होगी उसमें आप लिखोगे। दूसरी बात, अब लिखोगे क्या भाई, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जजमेंट है, जजमेंट के अंदर कि उस तारीख को वो गवाया, फिर ये आया, उससे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये उत्तर आया, क्यों उत्तर आया। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन है उनका क्या रीजन था पूछने का, उनका क्या आंसर है, वो पॉइंट टू पॉइंट, खिचड़ी नहीं बनाई जाएगी। देखो वो कहाँ गई जजमेंट, ये देखो एक पैराग्राफ पॉइंट नंबर 1, ये चीज समझाना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आपने भी खैर जजमेंट देखी होगी। इसके बाद फिर वही पॉइंट नंबर 5, 4, 6, 7। अब ये लिखा क्यों है, खिचड़ी क्यों नहीं बनाई, तो ऐसे नहीं लिखना है इसको 1, 2, 3, 4, 5, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखे जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई जजमेंट आप देख लेना, ये अगर क्लियर ना दिखी हो तो पहली बात के अंदर ये दूसरी, तीसरी, चौथी, अब ऐसे लिखते लिखते कई बार तो 70, 80, 90, 100 तक पहुंच जाते हैं। इतनी थी बातें, इसमें कितना है, इसमें भी 18 पॉइंट लिख रखे हैं देखो। ठीक है, तो तीसरी बात, अगर वहीं पे जो एक्यूज है कोई आईपीसी का अगर कोई सेक्शन लगा हुआ है या फिर कोई और एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है, उसका कोई सेक्शन लगा हुआ है, तो वो भी मेंशन कर दिया जाएगा, और उसकी सजा कितनी वो भी मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे कोई चोरी का ले लो तो लगा दिया कि भाई 378 और 379 के तहत इसके ऊपर चोरी का आरोप है, और ये सेक्शन किसके, आईपीसी के सेक्शन है। या फिर जैसे कोई डोवरी एक्ट हो गया तो डोवरी एक्ट का सेक्शन 3 और 4 इसके ऊपर मेंशन किया गया है, उनकी सजा भी मेंशन कर दी जाएगी। इससे अगली बात ये बता दी कि अगर वहीं पे जो एक्यूज है, अब एक्यूज कहाँ गया भाई हमारा, एक्यूज चलो समझ गए होंगे आप एक्यूज कहाँ पे, अगर एक्यूज को एक्विटल किया जा रहा है तो फिर ये बात भी मेंशन कर दी जाएगी, रीजन लिख दिया जाएगा कि हम उसको एक्विटल क्यों कर रहे हैं, उसको बाइज्जत रिहा क्यों कर रहे हैं। जैसे ये वाला जजमेंट था, और ये वाली बात है ना सबसे लास्ट में लिखी जाती है। कल को अगर आप भी जजमेंट लिखोगे तो सबसे लास्ट में ये लिखोगे कि जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उसके ऊपर जो आरोप थे वो गलत साबित हुए, झूठे साबित हुए। वो झूठे साबित हुए क्यों, इन सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए वो आरोप झूठे साबित हुए, इसलिए कोर्ट उस आरोपी को, उस एक्यूज को क्या कर रही है, बाइज्जत रिहा कर रही है, उसको एक्विटल कर रही है। तो आपने रीजन भी बता दिया, और आपको भी ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात भाई इस सेक्शन के अंदर कि अगर वहीं पे आईपीसी के तहत कोई ऐसा अपराध है जो 2 धाराओं से मिलकर बना है, या कोई ऐसा अपराध है जो एक धारा के अंदर ही 2 तरह की बातें बता दी उनमें से मिलकर बना है, तो वो चीज भी आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी जी। ठीक है, जैसे मान कर ये चोरी वाला ही ले लो, अब चोरी इनसे मिलके बनी है, और अगर वहीं पे चोरी किसी ने जाके घर में की है, यानी कि जैसे कोई सड़क के ऊपर किसी के ऊपर हमला करता है तो क्या बन गया 352, और अगर वही हमला उसने घर के अंदर जाके कर दिया तो क्या बन गया 452। अब देखो 2 सेक्शन से मिलकर अपराध बना है,
क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरे को जरूर बताएं। इसी तरह घर के अंदर अगर सड़क के ऊपर खड़ा होकर कोई किसी का मिसचीफ कर देता है, कोई किसी का ईयरबड तोड़ दिया, वो जेब फाड़ दिया, यहाँ से किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तो अलग सेक्शन 427। और अगर वही जाके घर के अंदर कांड कर देगा, घर के अंदर घुस के वो कर दिया, तो 448 भी साथ में लगा देगी कोर्ट। अब 448 क्यों लगाया और वो क्यों लगाया, तो उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने साथ में 448 कोर्ट इसलिए लगा रही क्योंकि आपने मिसचिफ घर के अंदर जाके किया है, आपने असोल्ट घर के अंदर जाके किया है। इसी तरह अगर आईपीसी का कोई एक सेक्शन है और उस एक सेक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा तरह की बातें बताई गई है, तो अब आप उस एक्यूज को किस बात के तहत आप उसको सजा सुना रहे हैं वो चीज भी आपको बतानी पड़ेगी। लाइक जैसे 506 का हो गया एग्जांपल, 506 धमकी हो गई। 506 में 2 तरह की बात बता दी, एक 2 साल की और एक 7 साल तक की जेल की। अब 7 साल वाली कब लगती है, जब जान से मारने की धमकी हो या फिर ग्रेवियस हर्ट की हो, और उसके अलावा अगर कोई और धमकी तो 2 साल की है। ठीक है, तो अब आपको बतानी पड़ेगी कि अरे आप जज हो, आपको बताना पड़ेगा कि मैं इसको 500, अब धारा तो एक ही लगी है 506, फिर 506 की दूसरी वाली बात लगी, क्यों, क्योंकि इसने जान से मारने की धमकी दी है। क्लियर हो गया होगा दूसरा पॉइंट। तीसरी बात, अगर वहीं पे आप किसी को फांसी की सजा दे रहे हो, आजीवन कारावास की सजा दे रहे हो या फिर कई सालों तक की सजा दे रहे हो, तो आप उसको ऐसी सजा क्यों दे रहे हो अपने कारणों को लिखेंगे, और अगर उसका कोई स्पेशल रीजन है तो वो भी आप मेंशन जरूर करोगे उस जजमेंट के अंदर। अब ऐसे क्यों लिखते हैं भाई, देखिए मान के चलो आप किसी को फांसी दे रहे हो और अब फांसी दे रहे हो, अब आपको रीजन तो लिखना पड़ेगा, स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया कि इसने पहले भी 302 का कांड किया है और दोबारा भी इसने 302 का कांड ये कर रहा है, यानी कि हैबिचुअल है, इसलिए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि इसको इन स्पेशल रीजन से, क्योंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसलिए अब की बार इसको फांसी की सजा कोर्ट दे रही है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वो आप अपने स्पेशल जो आपका जो रीजन है वो मेंशन करोगे, कि जैसे बेईमानी वाला लगा लो, बेईमानी में जैसे 420 में 7 साल की सजा होती है, कोर्ट नॉर्मली 3 साल की देती है पहली बार, अब दोबारा आप उसको 7 साल की ही दे रहे हो, तो ऐसा क्यों दे रहे हो, तो वो चीज देखो, जो भी रीजन है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इससे अगली बात ये कह दी कि अगर वहीं पे कोर्ट उस अपराधी को, उसने कोई ऐसा अपराध किया जिसकी सजा 1 साल से ज्यादा की है, लेकिन कोर्ट उसको 3 महीने से कम की सजा दे रही है, तो ऐसा वो क्यों दे रही है उस रीजन को भी वो मेंशन करेगी, लिखेगी कि कोर्ट उसको, भाई सजा जो अपराध किया वो तो 2 साल वाला किया है, 1 साल से ज्यादा किया है, कोर्ट 3 महीने में बात बना रही है इसकी, तो ऐसा क्यों। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, कल को आप भी जज बनोगे, आपने सोचा कि 3 महीने की सजा दे देते, तो ऐसा आपने क्यों किया उन रीजन को आप मेंशन करोगे। लेकिन आप ये काम तब नहीं कर सकते जब या तो कोर्ट के वो जो सजा है वो उठने तक का नहीं है, या फिर उस मामले का जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल नहीं हुआ, यानी कि संक्षेप में ब्रीफली अगर ट्रायल नहीं चला है तब वो आप कम सजा नहीं दे सकते। हाँ, अगर ब्रीफली ट्रायल चला है तब आप वो कम सजा भी दे सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरे को जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो पूरे सेक्शन के अंदर, समझ में आ रहा है ना कि जजमेंट कैसे सुनाया जाता है, ये चीज यहाँ बता दी, कैसे लिखा जाता है वो चीज यहाँ बता दी। अभी लिखने वाले तो बता रहा हूँ सारा का सारा। 5वीं बात ये बता दी फांसी के लिए, कि अगर आप कल को किसी को फांसी की सजा दे रहे हो, तब आप जजमेंट के अंदर ये बात भी लिखेंगे कि उसको फांसी पे तब तक के लिए लटकाया जाए जब तक कि टपक ना जाए, है ना। एक दिन एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और एक फेसबुक यूनिवर्सिटी है ना। तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किसी ज्ञानी ने बड़े सरल भाषा के अंदर लिखा हुआ था कि कोर्ट सिर्फ 5 मिनट तक लटका दी है, ऐसे 5 मिनट तक लटकाने का ऑर्डर देती है। 5 मिनट तक अगर बंदा मर गया तो मर गया, और अगर वो तब तक नहीं मरता तब उसको फिर बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है, उसको जीवन दान दे दिया जाता है। तो भाई मैं बड़ा हंसा उस बात को देख के कि वाह भाई वाह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों, और ऐसे कुछ फेसबुक यूनिवर्सिटी पे भरे बैठे बैठे हैं, पता ही नहीं होता कि कौन सी धारा क्या कहती है और बड़े लपेट देते हैं भाई। तो ऐसे गलत ज्ञान कुछ लोगों को, चलो जैसा भी है उनकी भी दुकान चले। तो 5वीं बात, वो 5 मिनट से याद रख लो कि 354 के अंदर वो 5 मिनट वाली बात 5वें पॉइंट में लिख दी कि कोर्ट यहाँ पे तब तक के लिए लटकाती है। आप भी लिख दोगे किसको तब तक के लिए लटकाया जाए जब तक कि इसकी गर्दन, ये वाली जो नस है ये टूट ना जाए, ये वाली जो हड्डी है वो टूट ना, यानी कि जब तक वो मर ना जाए तब तक उसको लटकाया जाएगा। अगर 5 मिनट तक नहीं मरता, 10 तक, 20 तक, 15 मिनट तक सांस रोक के अपन बाहर आ सकता है ना। तो यहाँ पे नहीं आएगा बाहर, यहाँ पे लपेट दिया जाएगा। इससे अगली बात ये कह दी भाई कि अगर वहीं पे 117 सीआरपीसी के ऑर्डर दे रहे हैं, 138 के 2 के तहत अगर कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो उन ऑर्डर को भी मेंशन करेंगे। और अगर आप 125 सीआरपीसी और 145 और 147 अगर इनके तहत
अब ये मामले तो एचडीएम साहब के हो गए और ये आपका फर्स्ट कैटेगरी साहब का मामला हो गया है ना, 125 मेंटेनेंस वाला। तो अगर ये वाली चीजों पे अगर यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे आप फाइनल ऑर्डर अगर दे रहे हैं, तो ऑर्डर आपने दिया क्यों, उस चीज का आप रीजन जरूर मेंशन करेंगे। और अगर वहीं पे उनका पॉइंट टू पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट टू पॉइंट आप वो चीज मेंशन करेंगे कि क्या क्वेश्चन था, क्या उसका आंसर था। तो ऐसे जजमेंट तैयार होगी अगर आप एसडीएम साहब बनोगे। तो ये दोनों सेक्शन आपके काम के हैं, फर्स्ट कैटेगरी का ये काम का है, बाकी सारा आपका ही काम का है। आपको जज बनना, मेरे को जज बनना नहीं है। तो भाई इन दोनों सेक्शन में कोई भी हल्की सी भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो बेझिझक कमेंट कर दे। और इसी तरह एविडेंस एक्ट सीखना चाहते हैं, कोई और सेक्शन, कोई और एक्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर ले। तो सीखते हैं भाई 55 और 56 कि अगर यही जजमेंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तैयार करेगा तो वो कैसे करेगा। तो वहां पे भी जिक्र आपका ही होगा जनाब। तो थैंक यू भाई, थैंक यू।